हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित पवार है और आप देख रहे हैं पावर विद इन साइकोलॉजी। आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUET इन रिलेशन टू साइकोलॉजी। तो यानी कि ये जो पूरा का पूरा वीडियो रहेगा एक जनरल बातचीत जरूर करेगा CUET के बारे में, लेकिन स्पेसिफिकली बात करेगा फॉर साइकोलॉजी स्टूडेंट्स। तो जो पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स है आपका MA MSc साइकोलॉजी का या अप्लाइड साइकोलॉजी का, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे बातचीत करेंगे कि आखिर ये जो नया एग्जाम का पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ है, इस एग्जाम में किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज या फिर चैलेंजेस छुपे हुए हैं फॉर साइकोलॉजी स्टूडेंट्स। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस वीडियो के अंदर जिन चीजों के बारे में बातचीत करेंगे वो है सबसे पहले कि CUCET क्या एग्जाम हुआ करता था, जो कि अब हो गया है CUET। उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे बहुत ब्रीफ में NTA क्या है ऑर्गेनाइजेशन, CUET के एग्जाम के बारे में, हम लोग साइकोलॉजी के एग्जाम के बारे में बातचीत करेंगे। उसके बाद में साइकोलॉजी के एग्जाम का क्या फॉर्मेट रहेगा, क्या सिलेबस है, कैसे प्रिपेयर करें और किस तरीके की बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग जो हमारा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर साइकोलॉजी के लिए आपका प्रिपरेशन हो सके फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। तो आइए बहुत बेसिक सी चीज से शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले CUCET यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो कुछ 12 के करीब यूनिवर्सिटीज थी पहले, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जिनके नाम आप देखेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ असम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, इस तरीके से जो स्टेट्स की स्पेसिफिक स्टेट्स में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी, कुछ ऐसी 12 यूनिवर्सिटीज को एक साथ लाया गया और उनके UG और PG के कॉमन टेस्ट कराया गया और उसी के बेसिस पे बच्चों का एडमिशन हुआ करता था फॉर UG एंड PG कोर्सेज। इसी चीज को कहा जाता था कॉमन यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो अब तक NTA ही कंडक्ट कराता था। NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब CUCET को थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया है। मैं CUET सेंट्रल नाम हटाने का मुझे जो एक बहुत बड़ा कारण लगता है इस एग्जाम में, वो ये है कि आगे भविष्य में ये कोशिश करी जाएगी कि अब जितनी भी यूनिवर्सिटीज और ऐड कर दी गई हैं इन 12 यूनिवर्सिटी के, तो CUCET में कुछ 12 टोटल यूनिवर्सिटीज थी जो कि मिलके ये एग्जाम कंडक्ट कराती थी, जिसकी जिम्मेदारी NTA लेता था। तो इसको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कराने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि आगे भविष्य में केवल इस चीज को सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तक सीमित ना करके, बट सभी जो यूनिवर्सिटीज UGC के अंडर आती है, पहले गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज एंड होपफुली इन टाइम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को भी इसी के अंडर लेके आ जाएंगे। तो इसका बहुत बड़ा फायदा यह है कि केवल एक एग्जाम होगा जिस एग्जाम के बेसिस पे आपकी रैंकिंग आएगी, जैसे आपकी रैंक्स निकल के आएंगी कि आपने इतना इतना स्कोर करा, ये आपकी रैंक्स हैं इस एग्जाम के अंदर। और उस रैंक के बेसिस पे जो है यूनिवर्सिटीज अपनी मेरिट लिस्ट निकालेंगी कि मान लीजिए हम लोग मेरिट लिस्ट निकाल रहे हैं X, मान लीजिए 100% का है, तो मान लीजिए हम लोग मेरिट लिस्ट निकाल रहे हैं 75 अबव या फिर 80 अबव या 65 अबव। तो जो मेरिट लिस्ट है उससे ये होगा कि एक ही मेरिट लिस्ट यूज करी जाएगी बाय सेवरल यूनिवर्सिटीज, जो कि बच्चों को अपने कोर्सेज में ले सके। इसके कुछ बेसिक फॉर्मेट की भी बातचीत करेंगे साइकोलॉजी के स्पेसिफिक में, पर ये है हमारा CUCET और यही एग्जाम अब कन्वर्ट होके हमारा आ गया है CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। यानी कि काफी सारी यूनिवर्सिटीज एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेंगी, जिस टेस्ट के बेसिस पे वो आपको अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन देंगी। आज हम लोग इस वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे केवल PG प्रोग्राम्स की, यानी कि यहां पे हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, और उसमें भी स्पेसिफिकली साइकोलॉजी की। NTA क्या है? NTA हो गई नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब हमारे यहाँ पे 2019 से पहले ज्यादातर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते थे वो अलग अलग
ऑर्गेनाइजेशंस मैनेज किया करती थी, जैसे नेट का एग्जाम सीबीएसई कंडक्ट कराया करती थी। तो जब धीरे धीरे देखा गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो थोड़ा सा एंट्रेंस एग्जाम्स को एक सही दिशा, एक विजन प्रोवाइड कर सके, और जिसका एकमात्र काम हो, सालों साल केवल एकमात्र जिम्मेदारी हो कि एंट्रेंस एग्जाम्स को कैसे इंप्रूव करा जाए, किस तरीके से जो चैलेंजेस बच्चे एक्सपीरियंस कर रहे हैं उन चैलेंजेस को कम कर दिया जाए। तो ऐसे में लगभग 2018 में स्थापित हुई एनटीए, जिसने सबसे पहले नेट जेआरएफ का दिसंबर 2019 का, मेरे ख्याल से दिसंबर 2018 से शुरू किया था। 18 वाला जो था उसके अंदर पुराना ही पैटर्न रखा था, फिर नया सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ 2019 में, और उसके बाद में नए सिलेबस के साथ में 2019 से एनटीए केवल नेट नहीं और बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। अब आ जाते हैं सीयूईटी पे, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, मतलब कि इसके अंदर अ टोटल ऑफ 42 यूनिवर्सिटीज, तो 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वो मिलके एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, जो कि एनटीए कंडक्ट करेगा, और ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे आपका यूजीपीजी में एडमिशन होगा। अब इन 42 यूनिवर्सिटीज में से अगर हम साइकोलॉजी के लिए बात कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजी के लिए, जिसका इस एग्जाम में कोड है PGQP46, ये साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो लगभग कुछ इन 42 में से ऐसी 22 यूनिवर्सिटीज हैं जो साइकोलॉजी में कोर्सेज ऑफर करती हैं, जिसमें आपके एमए, एमएससी साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अपने पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम भी इसी के अंदर ऑफर कर रही है, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो गया, या इस तरीके की और यूनिवर्सिटीज जिसमें आपका, और इसी के अंदर आपका केवल साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी नहीं, कुछ स्पेसिफिक्स भी आ जाते हैं, जैसे हेल्थ साइकोलॉजी, जैसे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। तो जो यूनिवर्सिटी ये कोर्सेज ऑफर कर रही हैं वो भी इसी आपका सीयूईटी का पार्ट है। तो आपको इसके अंदर जब आप एक एग्जाम दे रहे होंगे, लेकिन आपके ऊपर चॉइस होगा कि आप किस यूनिवर्सिटी में किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो साइकोलॉजी में जो प्रोग्राम्स आप लोगों को ऑफर होंगे वो एमए, एमएससी में डिपेंडिंग ऑन यूनिवर्सिटी क्या ऑफर कर रहा है, आपको साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, और कुछ पीजी डिप्लोमा कोर्सेज जैसे रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी के, जो एक दो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो अपने लेवल पे ऑफर करती हैं पीजी डिप्लोमा कोर्सेज, वो इसके अंदर आते हैं। कुछ एक दो पीजी डिप्लोमा कोर्सेज गाइडेंस और काउंसलिंग के, जो कि इन 42 यूनिवर्सिटीज में से हैं जो अपने यहाँ पे साइकोलॉजी के पीजी डिप्लोमा कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। वो भी कुछ एक दो यूनिवर्सिटीज के ये प्रोग्राम्स इसी सीयूईटी के अंदर है। तो यानी कि जब हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो एमए, एमएससी और पीजी डिप्लोमा फॉर साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, इनमें आपको साइकोलॉजी के लिए अप्लाई करने का मौका मिलेगा। दूसरा चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा कि एक मिस परसेप्शन जो अभी क्रिएट हो रहा है करंटली, अगर हम सिर्फ 2022-2023 के एडमिशन प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, जिसके फॉर्म्स का फिलअप का भी प्रोसेस चल रहा है, अभी सारी यूनिवर्सिटीज इसका हिस्सा नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानने कि अभी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, ये कुछ ऐसी और बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो अभी सीयूईटी 2022-23 का हिस्सा नहीं है। इनके एंट्रेंस एग्जाम्स अपने होंगे जो कि एनटीए कंडक्ट करेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के नाम से, डीयूईटी, या जिस तरीके से और प्रोसीजर रहा था। होपफुली, पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर शायद ये यूनिवर्सिटीज भी इसी सीयूईटी की अम्ब्रेला के अंदर आ जाए। अभी मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल फेज है, फर्स्ट टाइम है, तो इसलिए हर यूनिवर्सिटी को इसका हिस्सा ना बना के कुछ सेलेक्टेड यूनिवर्सिटी का बेस क्रिएट करा गया, और वो यूनिवर्सिटीज मिलके एक एग्जाम के अंडर अपना यूजी पीजी प्रोग्राम का एडमिशन प्रोसेस चालू करेंगे। अगली चीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जानना यह है कि सीयूईटी का जो सिलेबस है
वो बहुत अलग सिलेबस नहीं है, कुछ एक फॉर्मेट में नया इंट्रोडक्शन है। लेकिन जो बच्चे जामिया का एग्जाम देते थे, जो बच्चे बीएचयू का एग्जाम देते थे, उनको बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा पैटर्न में। तो इसलिए इस बात से मत हैरान होइए कि एकदम से क्या आ गया, शायद सब कुछ बदल गया। यार इससे पहले तो कुछ बच्चों का कॉल आ रहा था कि पहले अच्छा था, अगर हमारा पहले मान लीजिए बैचलर्स हो जाता तो बहुत सिंपल तरीके से हम लोग एंट्रेंस दे सकते थे। तो मैं आप लोगों के लिए ये चीज कहना चाहूंगा कि इस बात से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हाँ, एक पैटर्न नया इंट्रोड्यूस हुआ है, तो जब भी चेंज आता है थोड़ा चैलेंजिंग लगता है। लेकिन मैंने जिस हिसाब से इसका सिलेबस देखा है, मुझे लगता है चैलेंजिंग बिल्कुल भी नहीं होगा। कुछ एक दो चीजें आपको एडिशनल पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अभी भी काफी साइकोलॉजी के एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न लगभग ऐसा ही था। तो इसलिए आप उस बात से निश्चिंत रहें, इस बात से बिल्कुल ना घबराएं कि आखिर सिलेबस में ऐसा क्या चेंज हो गया, ऐसा क्या बदलाव आएगा। इनफैक्ट पॉजिटिव बदलाव आया है सिलेबस का, अभी जब हम लोग सिलेबस की बात करेंगे। उसके बाद में अब आ जाते हैं हम लोग स्पेसिफिकली साइकोलॉजी PGQ P46 जो इसका कोड है उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो अब हम लोग बातचीत कर रहे हैं साइकोलॉजी, जिसका यहां पे कोड है 466। एग्जाम में इसका कोड है। साइकोलॉजी का जो एग्जाम है उसका पैटर्न कुछ इस तरीके का है। आपका बेसिकली सबसे पहले कुछ की चीजें बात कर लेते हैं, फॉर्मेट की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो आपका ये जो है टोटल 100 MCQs क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपके टोटल मार्क्स 400 होंगे। -1 का नेगेटिव मार्क होगा और +4 करेक्ट आंसर का मार्क होगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें एग्जाम के बारे में हैं। ये कंप्लीटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT मोड। यानी कि जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो एडमिट कार्ड में एक सेंटर लिखा होगा बेस्ड ऑन दी जो भी सिटीज आपने प्रेफर करी हो। मान लीजिए आपने मेरठ, दिल्ली, गाजियाबाद या फिर अपने स्टेट में जो भी आपके रेलेवेंट सिटीज टाउन के अंदर आपका सेंटर होगा, उस सेंटर पे अप्लाई होगा। तो एडमिट कार्ड में उस सेंटर का एड्रेस होगा। आपको लगभग 2 घंटे पहले कोशिश करनी है कि उस सेंटर पे आपको पहुंचना है। वहां पे पहुंचने के बाद में आपको कुछ भी कैरी करके नहीं लेके जाना है। बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में भी है, एडमिट कार्ड में भी होंगे। साथ ही साथ में एक अंडरटेकिंग होगी जो आपको प्रिंट करके साइन करके ले जानी पड़ेगी, जो कि एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा कोविड-19 का पैंडेमिक वाले सिनेरियो की वजह से। तो ये चीजें आपको वहां पे लेके जानी है। वहां पे आपको एक सेंटर के अंदर एंट्री मिलेगी। सारा डेटा चेक होने के बाद में एक आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है सब वेरीफाई करने के बाद में आपको एक कंप्यूटर पे बिठा दिया जाएगा और समय से कुछ 10 मिनट पहले आपको लॉगिन करा दिया जाएगा। और लॉगिन करा के सिस्टम पे आप बैठे हुए हैं और सिस्टम में जब आपका एग्जाम का टाइम होगा, जो आपका टाइम है एग्जाम का वो बेसिकली 10 से 12 का है, सुबह स्लॉट 1 का। तो जो साइकोलॉजी के बच्चे हैं उनका स्लॉट 1 का एग्जाम है। तो बेसिकली जो आपका CUET है वो 2 स्लॉट में कंडक्ट करा जा रहा है, मॉर्निंग और आफ्टरनून। तो साइकोलॉजी का जो है वो है स्लॉट 1, यानी कि 10 से 12 बजे का। तो 10 से 12 बजे का है तो 9:50 पे आपको सिस्टम पे बैठा देंगे और 10 बजे से आपका पेपर शुरू हो जाएगा। और कंप्यूटर पे आपको पेपर देना है। आप बराबर में आपके स्क्रीन के यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस होंगे, जैसे 1 से 100 क्वेश्चंस होंगे और आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा मैं कौन सा अटेम्प्ट कर चुका हूँ, कौन सा अभी रह गया है, कौन से आपने सेव करे हैं बाद में रिवाइज करने के लिए, वो सबका ऑप्शन आपके पास रहेगा। जिन लोगों ने एक भी कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है कंप्यूटर बेस्ड तो उनके लिए बहुत आसान रहेगा। जिन लोगों ने कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं दिया है, मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूंगा कि कुछ टाइम में, वैसे तो NTA आपको कुछ सैंपल आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा जो आप वेबसाइट पर उनके अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिससे आपको फॉर्मेट का अंदाजा लग सकता है। अभी तक नहीं किया है तो कोई भी मास्टर्स का ऑनलाइन
एंट्रेंस एग्जाम या तो हमारी वेबसाइट से powerwithinpsychology.com या किसी और वेबसाइट से जो आपको ठीक लगती हो, यूजफुल लगती हो, आप उस वेबसाइट पे एक बार अटेम्प्ट करके देख सकते हैं। तो जो बेसिक फॉर्मेट है ऑनलाइन का सबका सेम ही रहता है। ये फॉर्मेट बिल्कुल सेम है नेट के एग्जाम का। तो अगर आपको एग्जैक्ट फॉर्मेट देखना है तो नेट का एग्जाम का फॉर्मेट आप देख सकते हैं और वो बिल्कुल सेम इसी तरीके का रहेगा, जो कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन में सैंपल के तौर पे भी नीचे इमेजेस के फॉर्म में दिया हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ये सीबीटी मोड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड मोड होगा। आपको एक सेंटर पे जाके कंप्यूटर पे बैठना होगा और कंप्यूटर पे ऑनलाइन टेस्ट होगा। आपको एक रफ शीट दे दी जाएगी अगर आपको रफ वर्क करना है, और एक बॉल पॉइंट सिंपल पेन लेके जाना है, उस पेन से आप अपना पूरा का पूरा काम कर सकते हैं। तो ये बेसिक फॉर्मेट है एग्जाम का। मैं एक बार चेक कर लूं मैंने कुछ मिस ना किया हो। ठीक है। उसके बाद में आपके पास लैंग्वेज का ऑप्शन रहेगा। आप इंग्लिश, हिंदी, किसी भी लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं। और वो लोग जिनके पेपर स्पेसिफिक अपने मान लीजिए लोकल लैंग्वेज में है या पेपर ही लैंग्वेज बेस्ड है, जैसे हिंदी का पेपर है, संस्कृत का पेपर है, उनके लिए उसी फॉर्मेट में पेपर आपका सब्जेक्टिव पेपर रहेगा। तो इस तरीके से कुछ आपका स्ट्रक्चर रहना है पूरे के पूरे एग्जाम का। अब हम लोग इस एग्जाम के स्ट्रक्चर से थोड़ा सा सिलेबस वाली चीज पे आ जाते हैं। तो पैटर्न क्या है एग्जाम का? पैटर्न एग्जाम का ये है कि बेसिकली आपका एक पेपर है जो दो हिस्सों में बट गया है। एक हो गया है आपका जनरल, एक हो गया है आपका डोमेन स्पेसिफिक। यानी कि यहां पे अगर हम बात करें तो साइकोलॉजी की जो जनरल आपका पेपर है वो बेसिकली 25 एमसीक्यूज आएंगे उसमें से, और जो डोमेन स्पेसिफिक है उसमें आपके 75 एमसीक्यूज आएंगे। मार्क्स का अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए इस हिसाब से, क्योंकि 25 एमसीक्यूज हैं और एक करेक्ट नंबर के 4 मार्क्स हैं, तो ये आपका बेसिकली 100 मार्क्स का पेपर हो गया। और क्योंकि टोटल 400 मार्क्स का है तो ये आपका 300 मार्क्स का हो गया। ठीक है। तो जनरल जो पेपर है वो 25 एमसीक्यूज उसके अंदर से आएंगे, 100 मार्क्स का है। साइकोलॉजी 75, ये दोनों के अंदर नेगेटिव मार्किंग है। यहां पे भी आपकी नेगेटिव मार्किंग है -1 की। इसके बाद में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये आपने मान लीजिए पेपर दे दिया। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मान लो जो एनटीए है वो कह रहा है। एनटीए कह रहा है हमारी जिम्मेदारी केवल टेस्ट लेने की है, टेस्ट को कैसे यूज करना है, उसके स्कोर्स को कैसे यूज करना है, वो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्सिटी की है। इसीलिए बच्चे को एडमिशन का फॉर्म भरते हुए पहली चीज का ध्यान रखना है कि जो यूनिवर्सिटी में वो अप्लाई कर रहा है जिस भी कोर्स के लिए, उसकी एलिजिबिलिटी वो मीट कर रहा है। जो एलिजिबिलिटी एनटीए नहीं जिम्मेदारी ले रहा है, यूनिवर्सिटी ले रहा है। तो इसीलिए आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चेक करना पड़ेगा कि इनके मास्टर्स इन साइकोलॉजी के कोर्स के लिए क्या मैं एलिजिबल हूं। अगर हूं तो आप उस यूनिवर्सिटी को अपने फॉर्म में फिल कर सकते हैं। दूसरा चीज क्या है कि आपको ध्यान रखना है कि एनटीए ने पेपर कंडक्ट करा दिया, एनटीए ने रिजल्ट अनाउंस करा दिया। रिजल्ट में आपकी रैंकिंग या आपके मार्क्स, आपके जनरल के मार्क्स भी आपके 100 में से बताएगा वो, और 300 में से आपके डोमेन के मार्क्स बता देगा। लेकिन एनटीए ने जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी पे छोड़ दी है कि यूनिवर्सिटी अगर मान लो केवल यूज करना चाहती है डोमेन स्पेसिफिक मार्क्स को, यानी कि मान लो कोई एक यूनिवर्सिटी है, सीयूईटी में जितनी 42 यूनिवर्सिटी है, या साइकोलॉजी के लिए जो 22 यूनिवर्सिटीज हैं, 22 यूनिवर्सिटीज में से मान लो 10 यूनिवर्सिटी कहती है कि हमें जनरल से कोई मतलब नहीं है, हमें नहीं फर्क पड़ता कि जनरल में बच्चे ने क्या किया, हमें तो ये जानना है साइकोलॉजी में उसने कैसा किया। तो ऐसे केस में यूनिवर्सिटी या तो टोटल मार्क्स यानी कि दिस जनरल का स्कोर प्लस डोमेन का स्कोर से आपकी मेरिट लिस्ट निकाल सकती है, या फिर केवल डोमेन से कि साइकोलॉजी में आपके 300 में से जो नंबर आए हैं केवल उस पे आपकी मेरिट बनेगी।
तो इसीलिए जरूरी हो जाता है आपका साइकोलॉजी में ज्यादा बेहतर करना। बेहतर तो आपको दोनों में ही करना है, लेकिन आपको एक जिम्मेदारी रखनी है। ये नहीं सोचना कि मान लो काफी बार बच्चे इस तरीके से सोचते हैं कि जनरल का पेपर है, ये मेरा स्ट्रांग है, तो मैं यहां पे कुछ एक दो टॉपिक स्किप कर देता हूं, वो कवर यहां पे कर लूंगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा कि वो टोटल का मेरिट लिस्ट बनाएगी या केवल साइकोलॉजी का मेरिट लिस्ट बनाएगी, जो कि एक स्मार्ट मूव था, मुझे ऐसा लगता है। तो ये यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी हो जाएगी। यूनिवर्सिटी चेक करेगी, पूरा एडमिशन का प्रोसेस भी यूनिवर्सिटी का होगा, एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंटेशन चेक करना, ये सब पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो यूनिवर्सिटी करेगी। इसमें एनटीए की कोई जिम्मेदारी नहीं है। एनटीए का केवल रोल है इस एग्जाम को कंडक्ट कराना, उसके एडमिट कार्ड देना, फॉर्म भरवाना, कराना टेस्ट को, रिजल्ट अनाउंस कर देना, बात खत्म। एनटीए की जिम्मेदारी खत्म यहां के बाद। तो ये आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। अब इसके बाद में हम लोग अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स कम टू द साइकोलॉजी सिलेबस, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वैसा ही आपका 2 सेगमेंट में हो जाता है। तो पहले बात कर लेते हैं जनरल पेपर की। तो जब जनरल पेपर की हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पे पूरा सिलेबस बता देता हूं। तो यहाँ पे सबसे पहला पार्ट है, इसमें आपका आएगा बहुत ही बेसिक लेवल की इंग्लिश, जिसके अंदर इंग्लिश के अंदर आपका लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन प्लस वर्बल एबिलिटी, इस पे फोकस करते हुए। दूसरा आपका आएगा जनरल अवेयरनेस, जनरल एप्टीट्यूड। अभी तक बीएचयू के पेपर्स में भी आता था, जामिया के पेपर्स में भी आता था, तो इस तरीके की चीज ऑलरेडी आ रही थी यूनिवर्सिटीज में अभी तक। अगला सेगमेंट है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, ये नहीं आता था, लेकिन अब मैथमेटिकल एप्टीट्यूड नया ऐड हो गया है। इनफैक्ट वर्बल कॉम्प्रिहेंशन पे भी एक आधा सवाल देखने को मिल जाता था, लेकिन कभी स्पेसिफिक फोकस नहीं रहा। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, ठीक है। उसके बाद में आपका हो गया एनालिटिकल स्किल्स। ये आपका सिलेबस है आपका जनरल सेगमेंट का, जिसमें से 25 सवाल आपके टोटल बनेंगे जो 100 मार्क्स के होंगे। एक सवाल आपका 4 मार्क्स का। नेगेटिव मार्किंग का जो है वो है -1। तो यहाँ पे आपका इंग्लिश बहुत ही बेसिक लेवल पे इंग्लिश होगी, जो कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी आपकी चेक करेगी। जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल स्किल्स। इसके लिए क्या स्पेसिफिक बुक रिकमेंडेशन होना चाहिए, किस तरीके के सवाल हो सकते हैं, इन सब में हम लोग कुछ समय में बातचीत करेंगे। जैसे थोड़ा सा और हिंट मिलेगा एनटीए की तरफ से कि वो किस तरीके से चीजों को चाह रही है इन वाले पेपर्स में। तो कोई सैंपल पेपर रिलीज होता है या कुछ इस तरीके की चीज है, तो उससे बहुत ज्यादा अंदाजा लग जाता है। तो इसीलिए इस पे हम तब स्पेसिफिकली बातचीत करेंगे। अब इसका दूसरा सेगमेंट आ जाता है जनरल के बाद में साइकोलॉजी का। तो ये मैं हटा देता हूं यहां से। तो ये जनरल पेपर। अब हम बातचीत कर रहे हैं साइकोलॉजी के पेपर की। तो जब साइकोलॉजी के पेपर में आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी कि जो साइकोलॉजी का सिलेबस है वो बिल्कुल सेम वही सिलेबस है जो अब तक ज्यादातर मास्टर्स के एंट्रेंस एग्जाम में आया करता था, विद जस्ट वन चेंज कि इसमें सिलेबस में सोशल साइकोलॉजी कहीं नहीं लिखा है। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, क्योंकि सीयूईटी के अलावा आप और यूनिवर्सिटीज के भी एंट्रेंस एग्जाम देंगे इस साल में, जब आप मास्टर्स का एडमिशन चाहते हैं। जो लोग मान लीजिए इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मान लीजिए फोकस नहीं करना चाह रहे हैं, किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में जाना चाह रही हैं, तो शायद वो सीयूईटी ना दें, या फिर वो दे दे सीयूईटी की, चलो दे देते हैं, कोई बात नहीं, देख लेते हैं कैसा पेपर है, निकल गया तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे केस में आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि सीयूईटी और मास्टर्स इन साइकोलॉजी का इन जनरल सिलेबस साइकोलॉजी का सेम है, उसमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं है। बस साइकोलॉजी का सीयूईटी के सिलेबस में सोशल साइकोलॉजी आपको सिलेबस में देखने को नहीं मिलेगा, पर मेरे हिसाब से सोशल साइकोलॉजी भी आपको कवर करना चाहिए, बहुत डिटेल में नहीं, पर बेसिक टर्मिनोलॉजीज।
सोशल लूफिंग क्या होता है, ग्रुप थिंक क्या होता है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स जो हैं सोशल साइकोलॉजी की, वो कुछ बेसिक लेवल पे आपको पता होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए, क्योंकि वो कहने को सोशल साइकोलॉजी का पार्ट तब होता है जब हम सिलेबस की बात कर रहे हैं, लेकिन यही टर्म्स रिमाइंडर जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं पे फिट हो जाता है। तो इसलिए बाद में ये ना लगे कि भाई ये तो सोशल से भी पूछ लिया सवाल। शुरुआत में क्या होता है, सिलेबस जो है उस पर 100% बिल्कुल अधेयर नहीं करना चाहिए हम लोगों को उसको 95 या 90% उसको फॉलो करना चाहिए, प्लस कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी कवर कर लेने चाहिए। तो इसमें मुझे लगा सोशल साइकोलॉजी ऐसा ही एक एडिशनल टॉपिक है। तो आइए अब हम सिलेबस की बात कर रहे हैं साइकोलॉजी की। तो अब तक एंट्रेंस एग्जाम्स में एक टॉपिक आया करता था, सिस्टम्स एंड थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी। यही पूरा का पूरा यहां पे सिलेबस के 3 हिस्से बनते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला आ गया आपका इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, फिर आ गया आपका हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, और फिर आ गया आपका स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। ये सिलेबस के 3 टॉपिक अब तक हम लोग मास्टर्स के एंट्रेंस एग्जाम में इसको इस हेडिंग के अंदर प्रिपेयर कर रहे थे। अब इस हेडिंग को ब्रेक करके थोड़ा और स्पेसिफिक कर दिया है कि इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी और स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, ताकि आपको पता हो कि एग्जैक्टली क्या प्रिपेयर करना है। सो दिस वाज अ गुड मूव, मुझे काफी अच्छा लगा। उसके बाद में दूसरा जो आपका टॉपिक है वो आ गया आपका स्टैटिस्टिक्स फॉर साइकोलॉजी। तो इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब हम स्टैटिस्टिक्स फॉर साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, अब तक ये जब हम प्रिपेयर कर रहे थे मास्टर्स में, तो ये हेडिंग में आता था रिसर्च मेथडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी, और अब इन्होंने ये कर दिया है स्टैटिस्टिक्स फॉर साइकोलॉजी, और रिसर्च वर्ड यहां से हट गया है। तो इसका एक खास बात यह है कि हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ बेसिक न्यूमेरिक बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके कोरिलेशन पे, आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं। मान लीजिए बेसिक टर्म में फैक्टर एनालिसिस क्या होता है, रिग्रेशन क्या होता है, बस बेसिक लेवल पे, बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे। और मान लीजिए आपसे पूछा जा सकता है आर की एक वैल्यू दे सकते हैं प्लस माइनस में, या सिंपल एक वैल्यू दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि इसमें से किसका रिलेशनशिप स्ट्रांग है बताइए। और मान लो एक वेरिएबल बढ़ रहा है, एक वेरिएबल घट रहा है, तो इन वेरिएबल में किस तरीके का रिलेशन है। तो इस तरीके के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके स्टैटिस्टिक्स फॉर साइकोलॉजी में आ सकते हैं। आपसे स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने को कहा जा सकता है, आपसे मान लीजिए डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा जा सकता है कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम किस तरीके का होगा। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स पे आपके क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें स्टैटिस्टिक्स फॉर साइकोलॉजी के अंदर आ सकती है। उसके बाद में आपका अगला जो टॉपिक है वो है आपका साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग अभी भी आता था, पहले भी आता था, बिल्कुल इसी फॉर्म में। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के अंदर बेसिकली कवर किया जाता है आपका रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, आपका नॉर्म्स, स्टैंडर्डाइजेशन। उसके बाद आपका कवर करा जाता है बेसिकली कि किस तरीके के पॉपुलर साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं जो स्पेसिफिक मान लो इंटेलिजेंस के लिए यूज करे जाते हैं, पर्सनालिटी के लिए यूज करे जाते हैं, या फिर करियर के लिए यूज करे जाते हैं। तो उन पॉपुलर जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं किसने वो बनाए थे, और साथ में इस तरीके के पूछे जा सकते हैं कि उनके क्या एजम्पशंस हैं, या ये टेस्ट के कुछ फीचर्स बताए जा सकते हैं, कुछ बातें उनके बारे में कही जाएंगी और पूछी जाएंगी इनमें से कौन सी इस टेस्ट के लिए सही है। तो ऐसे कुछ पॉपुलर टेस्ट के बारे में पूछना, ये सब आपका साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का हिस्सा है। प्लस टेस्ट कंस्ट्रक्शन भी आपका यहाँ पे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का हिस्सा है, जिसके अंदर पूरा प्रोसेस टेस्ट कंस्ट्रक्शन का फोकस नहीं होता, बट इनिशियल स्टेप जैसे कि आपका आइटम डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, आइटम डिफिकल्टी क्या होता है, इस तरीके की कुछ चीजों पे बहुत बेसिक लेवल पे सवाल पूछे जाते हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में। वैसे ज्यादातर सवाल जो आते हैं वो आते हैं आपके, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में से आते हैं वो आते हैं रिलायबिलिटी पे, वैलिडिटी पे, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर सिचुएशन दे दी जाती है और पूछा जाता है कि इसमें किस तरीके का मान लीजिए सैम्पलिंग मेथड यूज किया जा रहा है, किस तरीके की वैलिडिटी इसके अंदर लग रही है। रिलायबिलिटी का रिलेशनशिप पूछा जा सकता है, मान लो लेंथ ऑफ द टेस्ट के साथ में किस तरीके का रिलेशनशिप है, तो रिलायबिलिटी बढ़ेगी घटेगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके के कुछ बेसिक सवाल साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के अंदर पूछे जाते हैं। उसके बाद में अगला आपका आ जाएगा
बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, ये अभी तक भी ऐसे ही आता था या बायोसाइकोलॉजी के नाम से आता था। सेम वैसा ही फोकस रहेगा जैसे मास्टर्स में अभी तक का फोकस आप लोगों का रहता था, जिसके अंदर आपको बायोसाइकोलॉजी और उससे कुछ रिलेटेड टर्म्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, नर्वस सिस्टम के बारे में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में जानकारी आपकी होनी चाहिए। उसके बाद में न्यूरॉन के ऊपर एक्शन पोटेंशियल पे काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। एक्शन पोटेंशियल पे तो मुझे लगता है इनफैक्ट लगभग हर ही पेपर में एक्शन पोटेंशियल या न्यूरॉन से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करी जा सकती है, और ऐसे ही कुछ बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर में जो टॉपिक में आपके कवर्ड है मास्टर्स, बेसिकली बैचलर्स तक जो आपने पढ़ा होता है डिटेल में, या मास्टर्स का जो किसी यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, उन सब में बेसिकली सेम लेवल की चीज़ें ही कवर कराई जाती हैं। तो ये बायोलॉजिकल बेसिस के अंदर आ गया है। अब मैं यहाँ से मिटा के आपको आगे की यूनिट्स लेके चलता हूँ। तो हम लोग साइकोलॉजी के सिलेबस की बात कर रहे हैं। तो अगला जो आपका साइकोलॉजी का सिलेबस आ गया वो आ गया जनरल साइकोलॉजी, जिसके अंदर लर्निंग, मेमोरी, सेंसेशन एंड परसेप्शन, ये कवर्ड है। उसके बाद में आपका अगला टॉपिक आ गया सिलेबस का इंटेलिजेंस, जिसमें की फोकस रहता है इंटेलिजेंस टेस्ट्स के बारे में, इंटेलिजेंस टेस्ट की हिस्ट्री के बारे में, इंटेलिजेंस की थ्योरीज के बारे में, इंटेलिजेंस का रिलेशनशिप क्रिएटिविटी के साथ में, इस तरीके के कुछ की क्वेश्चंस होते हैं जो फोकस होते हैं इंटेलिजेंस में। तो ये हो गया इंटेलिजेंस का। अगला आपका जो पार्ट होगा सिलेबस का वो है आपका पर्सनैलिटी और इमोशन एंड मोटिवेशन। अभी तक भी ये इसी तरीके से यूनिट आया करती थी। अगला जो सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो जो सिलेबस में से हटा दिया है वो है सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी अब इस एग्जाम में फोकस नहीं है, पर मेरे हिसाब से आपको बेसिक सोशल साइकोलॉजी पढ़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाके या अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी पे ना जाके, सिर्फ सोशल साइकोलॉजी की कुछ की थ्योरीज और सोशल साइकोलॉजी की कुछ की टर्मिनोलॉजीज मुझे लगता है आपको अभी भी कवर करना चाहिए। तो सोशल साइकोलॉजी इस सिलेबस का पार्ट नहीं है। उसके बाद में सोशल साइकोलॉजी के बाद में अगला जो आपका आ गया है वो आ गया है लाइफ स्पैन डेवलपमेंट या फिर डेवलपमेंट साइकोलॉजी। लाइफ स्पैन डेवलपमेंट या डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ये भी सिलेबस का पार्ट है और ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है काफ़ी लेवल्स पे। इसके अंदर आपकी डेवलपमेंटल थ्योरीज पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन थ्योरीज पे स्पेसिफिक सीक्वेंसेस के बारे में बात करी जाती है। किसी थ्योरी के ऊपर कोई पर्टिकुलर प्रोसेसेस है, उन प्रोसेसेस पे, जैसे ऑब्जेक्ट परमानेंस पे काफ़ी सवाल आते हैं। तो ये क्या थ्योरीज हैं, किसने दी हैं, थ्योरीज के अंदर हर चीज बहुत डिटेल में आपका डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर कवर होना चाहिए। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के बाद लास्ट जो सिलेबस का पार्ट है वो है आपका एबनॉर्मल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो एबनॉर्मल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी अभी भी सिलेबस में पूछी जाती थी और सेम वही यहाँ पे भी है, जिसके अंदर आपको एबनॉर्मल बिहेवियर के ऊपर, आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के ऊपर पढ़ना है, बेसिक स्ट्रक्चर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का क्या होता है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर के क्या टाइप्स होंगे, बहुत ही बेसिक लेवल पे आपको DSM-4 DSM-5 का डिफरेंस पता होना चाहिए, ICD कौन सा यूज़ किया जा रहा है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और एक ही कैटेगरी के अंदर अगर मान लीजिए काफ़ी सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं तो उनके बीच में क्या डिफरेंस है, यानी कि पर्सनलाइजेशन जो आपका डिसऑर्डर है वो अब क्या कहलाता है, किसके अंदर कैटेगराइज हो चुका है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है, स्किज़ोफ्रेनिया पे काफ़ी सवाल आते हैं, टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया पे काफ़ी सवाल आते हैं। तो ये कुछ ऐसे पार्ट हैं जो अभी भी इसके अंदर इसी तरीके से बरकरार रहेंगे। तो ये अब तक पूरा सिलेबस है साइकोलॉजी का, जो कि आपका CUET 2022-23 का सिलेबस है प्रिस्क्राइब्ड NTA की तरफ से। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस साइकोलॉजी का है। इससे पहले हम लोगों ने जनरल पेपर की बात करी थी और इस साइकोलॉजी के सिलेबस में से 75 सवाल आएंगे, 75 MCQs पूछे जाएंगे, जो कि लगभग 300 मार्क्स के टोटल बैठेंगे, नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसके अंदर। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल करने हैं और इस बात का ध्यान रखना है कौन सा ऐसा सवाल है जो आपको लग रहा है कि बिल्कुल
मतलब मुझे नहीं आता है, इसको छूना भी ठीक नहीं है, तो उसको नहीं छूना है। नेगेटिव मार्किंग भी काफी इंपैक्ट कर सकती है। उसके बाद में एमसीक्यू के पैटर्न में 2 स्पेसिफिक चीजें हैं इस पेपर के लिए। वो 2 स्पेसिफिक चीजें क्या है? सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर मान लीजिए कोई सवाल गलत निकलता है, मान लीजिए आपको कोई पेपर में देख के लगता है कि भाई इसके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें सही आंसर नहीं है, और मान लीजिए आपने वो छोड़ दिया ऑप्शन और आपको आता नहीं था, और कल एनटीए जो है, एनटीए पे जब सवाल चैलेंज करे जाएंगे, काफी लोग चैलेंज कर देते हैं और एनटीए कहता है कि सवाल गलत था, हम इस सवाल को कंप्लीटली हटा रही हैं क्वेश्चन पेपर में से, तो अब 100 की बजाय 99 क्वेश्चन होंगे फाइनल आपके, और इन 99 क्वेश्चंस पे आपका जो लास्ट है उसमें फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, चाहे आपने अटेम्प्ट करा हो चाहे अटेम्प्ट नहीं किया हो। एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, मान लीजिए एक क्वेश्चन है जिसको आपको डाउट हो रहा था कि इसका आंसर क्या होगा क्या नहीं, और आप उसको स्किप कर देते हैं, और मान लीजिए उसका आंसर की जब निकलती है तो उसका आंसर आता है बी। कोई क्वेश्चन है उसका आंसर बी आता है, आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है, और मान लीजिए एनटीए पे सवाल चैलेंज होता है और एनटीए कहती है कि इसका आंसर बी नहीं है, इसका फाइनल आंसर की में आंसर सी है, तो यानी कि फाइनल आंसर की में उसका आंसर अपडेट हुआ, लेकिन आपने उसको अटेम्प्ट नहीं किया था, तो आपको उसका कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा, चाहे उसका आंसर गलत ही क्यों नहीं था, क्योंकि आपने अटेम्प्ट नहीं किया। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा एक सवाल आपने अटेम्प्ट किया था और आपने गलत आंसर अटेम्प्ट किया था, लेकिन फाइनल आंसर की में उसका सही आंसर पिक होता है या जो फाइनल आंसर माना जाएगा, तो ऐसे सिनेरियो में आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये बहुत मैटर करता है कि सवाल आपने अटेम्प्ट किया था या नहीं किया था, और फाइनल आंसर की के जो आपका मार्क्स है वो माना जाता है। क्योंकि काफी बार ऐसा होता है क्योंकि आंसर गलत है या आंसर का फॉर्मुलेशन थोड़ा सा गलत हो जाता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि बच्चे ने जो है वो उसको गलत समझ के ही गलत जवाब दे दिया हो, क्या पता इसका फॉर्मुलेशन ठीक होता तो मे बी जो बच्चा है वो सही जवाब दे देता। तो ऐसे केस में जो सवाल है उसमें मार्क्स दे देती है एनटीए सभी बच्चों को, रादर देन उन्हीं को जिन्होंने केवल सही मार्क किया था। तो ये फाइनल फैसला एनटीए के ऊपर होता है, लेकिन एनटीए ने इस बात पे क्लैरिटी दे दी है कि अगर कोई आंसर हम कंप्लीटली हटाते हैं पेपर में से और वो आंसर आपने अटेम्प्ट नहीं किया चाहे किया हो, तो आपको उस पर मार्क्स मिलेंगे। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमने कवर करी हैं आज CUET साइकोलॉजी के पेपर के बारे में, और हम लोग इसी पे कुछ और डिटेल वीडियोस भी लेके आएंगे। होपफुली आपको ये कंटेंट जो है मीनिंगफुल लगा हो। इसी कंटेंट में कुछ यहाँ पे डेट्स की जानकारी थी जो मैंने डिस्कस नहीं करी, क्योंकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में उसकी जानकारी मिल गई होगी, अदरवाइज आप चाहें तो यहाँ से फोकस करके इस चीज को देख सकते हैं। विद दिस थैंक यू सो मच, और हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।